Hello everyone, welcome to our channel Edudos. In this video, we are going to cover all the chapters of the book First Flight English Class 10th. इस वीडियो में हम सभी चैप्टर्स की एक क्विक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक उनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट पॉइंट्स देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पास पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स पहले पढ़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। अगर आपने ये चैप्टर्स पहले नहीं भी पढ़े हुए हैं तो इस वीडियो में आपको सारी बातें अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फेंट्स। ये इसके राइटर का नाम है और राइटर और पोइट्स के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। पेपर में इस बार एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाएंगे और एक्सट्रैक्ट्स में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है राइटर और पोइट के नाम पे। तो आपको सभी चैप्टर्स के राइटर और पोइट्स के नाम इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अब ये चैप्टर है लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर जो हमारा है उसका नाम है लेंचो। लेंचो वॉज अ स्मॉल फार्मर। लेंचो एक छोटा फार्मर था। उसने क्या किया था, उसने एक क्रॉप लगाई हुई थी, अपनी कॉर्न क्रॉप। अब वो होप कर रहा था कि बहुत अच्छी बारिश होएगी और अगर वो अच्छी बारिश हो जाती तो उसके पास बहुत अच्छा हार्वेस्ट आने वाला था। अगर बारिश होती तो उसके पास अच्छा हार्वेस्ट आने वाला था जिससे उसकी बहुत कमाई होती। बट हुआ क्या, उसका अपोजिट। एक बार बारिश तो शुरू हुई लेकिन देखते ही देखते वो बारिश ओलों में बदल गई। देयर वर हेल स्ट्रॉम्स ऑल अराउंड और हेल स्ट्रॉम्स से उसकी सारी क्रॉप जो है बर्बाद हो जाती है। उसके बाद लेंचो सोचता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब कि अगर एक टिड्डियाँ का झुंड आता, जैसे अब हुआ था, टिड्डियाँ आई थी, काफ़ी उनकी क्रॉप बेकार हुई इंडियंस की। लेंचो कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो लेंचो का कहने का मतलब ये था कि अगर टिड्डियों का झुंड आता तो वो भी इतनी बर्बादी ना करता। इस हेल स्टॉर्म ने बहुत ज़्यादा बर्बादी मचा दी है। उसके बाद एक तो ये हो सकता था कि लेंचो उम्मीद खो दे, सुसाइड कर ले या जैसे भी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। उसे एक होप थी, होप टू हेल्प फ्रॉम गॉड। उसे भगवान से आशा थी कि भगवान मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। लेंचो एक ऐसा आदमी था जिसे भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो अब देखते हैं उसने किया क्या। लेंचो ने अगले ही संडे एक लेटर लिखने बैठ गया। लेंचो ने लेटर लिखा टू गॉड, जैसे चैप्टर का नाम है, वो लेटर लिखने बैठ गया गॉड को। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेकिन आपको कैसे पता है कि उसको लिखना पढ़ना भी आता था? तो हम लिखेंगे कि वाई वॉज ही लिटरेट, ये पूछा जा सकता है। तो हम ये लिखेंगे कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्क लाइक अ ओक्स इन हिज फील्ड्स बट ही रोट अ लेटर टू गॉड। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लेंचो वॉज एन लिटरेट पर्सन। लेंचो को सिर्फ एक उम्मीद थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उसने लेटर लिखा गॉड को आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो फील्ड्स अगेन। लेंचो ने पैसे मांगे गॉड से। उसने ये नहीं कहा गॉड कि मुझे तो पैसे वैसे दे दो या मेरे को अमीर बना दो। उसने ये नहीं कहा। लेंचो मेहनती बंदा था। उसने कहा कि मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपना फील्ड दोबारा से शो कर सकूं। अब लेंचो जो है अपना लेटर पोस्ट कराता है। उसके बाद वहाँ का जो पोस्टमैन होता है, जब वो लेटर देखता है तो वो हंसने लग जाता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उसने कभी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था जो कि गॉड को एड्रेस किया गया हो। वो हंसता हंसता उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। अब हमारे साथ हमसे ये पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था। इस चैप्टर में बताया गया है पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल पर्सन। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। जो पोस्ट मास्टर था वो एक बहुत ज़्यादा फैट और बहुत हंसमुख व्यक्ति था। एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्स ऑन दिस वी कैन से फुलिशनेस। पहले सबको लगता है कि लेंचो की फुलिशनेस है ये, लेकिन बाद में जो पोस्ट मास्टर है वो सीरियस हो जाता है। वो देखता है कि ऐसा बंदा, उसको इतना ज़्यादा विश्वास है गॉड में। आजकल तो भक्ति सिर्फ एक मतलब जैसे मजाक की चीज़ बनकर रह गई है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है उसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई आज के टाइम में भी ऐसा बंदा है जिसको भगवान में इतना भरोसा है। तो वो सोचता है यार कि मैं इसका भरोसा नहीं उठाऊंगा भगवान से। वो खुद मदद करने की सोचता है। तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से और खुद वो जो जितना पैसा दे सकता है अपने फ्रेंड्स से सबसे मांगता है एज ए वर्क ऑफ चैरिटी। वो जितना पैसा इकट्ठा कर सकता है वो इकट्ठा करता है और लेंचो को भेजता है। अब ये सब करके पोस्ट मास्टर जो है 70 पैसों इकट्ठे कर पाता है, जबकि लेंचो ने कितने मांगे थे, 100 पैसों। वो पोस्ट मास्टर 70 पैसों इकट्ठे कर पाता है, लेकिन फिर भी वो गॉड के नेम से लेंचो को भेज देता है।
जब लेंचो को फिर अगले दिन वो एनवलप मिलता है, लेंचो जब अपना एनवलप खोल के देखता है तो इसमें चैप्टर में ये बड़े अच्छे से बताया गया है कि लेंचो को ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं है इस बात पे कि उसके लेटर में पैसे आए हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो इतना ज़्यादा भरोसा था गॉड पे कि वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता, गॉड कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो फिर वो देखता है, जब उसको पैसों को गिनता है तो लेंचो बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि वो सोचता है कि गॉड तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। जब मैंने 100 पैसों मांगे थे तो गॉड ने तो 100 पैसों ही भेजे हैं। तो वो सोचता है कि बाकी के 30 पैसों तो पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए। फिर वो क्या करता है, एक और लेटर लिखता है, एक और लेटर लिखता है गॉड को। उस लेटर में वो लिखता है कि हे गॉड, भी मुझे बाकी के 30 पैसों भी भेजो, बट इस बार मुझे पोस्ट से मत भेजना। इस बार मुझे जो पैसे हैं वो बाय मेल मत भेजना। क्यों? लेंचो कहता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि धोखेबाज हैं। तो इन्होंने तो आपने तो मुझे 100 पैसों भेजे थे, बट बाकी के 30 पैसों तो इन्होंने रख लिए। बट आयरनी इन दिस सिचुएशन इज, आयरनी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन? आयरनी इन दिस सिचुएशन इज कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही तो उसकी हेल्प की गॉड के फेथ में, बट उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, इन्होंने ही मेरे पैसे लिए हैं। सो दिस इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द रियलिटी, दिस इज कॉल्ड आयरनी। इसी के साथ हमारा लेटर टू गॉड चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी इज दैट बुक रिटन बाय अ पर्सन हिमसेल्फ डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज ओन लाइफ। तो ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ उस बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कैसे आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली इन 1994। तो उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका की इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, जिसमें कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज नेल्सन मंडेला। अब जो मैं ये सब नोट्स बना रहा हूँ आप सबके काम आएंगे ये। इसकी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन सबको अच्छे से या तो प्रिंट करवा लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फटाफट इन नोट्स के थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपने वीडियो भी देखी होगी और फिर जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे आपको फटाफट सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है, प्रिटोरिया वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर सैंडस्टोन एम्फी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। सैंडस्टोन एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? जैसे जो ऑडियंस के लिए बैठने की जगह बनाई जाती है, पैडियों पे बिठाया जाता है कई बार ऐसे, तो यूनियन बिल्डिंग्स के बीच में जो एम्फी थिएटर था वहाँ पर ये सेरेमनी हेल्ड हो रही थी। 10 मई 1994 वॉज द डेट। अब इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग देशों से डिग्नेटरीज यानी गेस्ट आए थे साउथ अफ्रीका में इस ओकेजन को अटेंड करने के लिए। इन दिस सेरेमनी मंडेला ने थैंक यू किया सभी गेस्ट्स को और कहा कि साउथ अफ्रीका की विक्ट्री सिर्फ किसी एक बंदे की विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री है पूरी मानव जाति की, ये विक्ट्री है होल मैनकाइंड की टुवर्ड्स इनजस्टिस, भी अन्याय के खिलाफ जीत हुई है पूरी मैनकाइंड की। जो अपार्थेड पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में पहले फॉलो की जाती थी, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच बहुत ज़्यादा उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ब्लैक्स पीपल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था बाय द वाइट्स पीपल। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज ऑन दिस ओकेजन? तो इसका आंसर ये है, नेल्सन मंडेला प्लेज्ड टू लिबरेट मतलब फ्री कर देना। ही प्लेज्ड टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, सफरिंग एंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये उन्होंने प्लेज ली थी इस डे पर। रिकॉल्ड हिस्ट्री, तो रिकॉल्ड हिस्ट्री उन्होंने याद किया अपने सारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने साउथ अफ्रीका की फ्रीडम में हेल्प की थी। जैसे अगर हम इंडिया से रिलेट करके चलें इस चैप्टर को तो हम इसको बहुत आसानी से मतलब याद रख सकते हैं। इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, सिर्फ उनकी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, वही हमसे पेपर में पूछी जाएंगी। हम इस सारे चैप्टर को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेट करते हुए पढ़ें तो हमें याद रहेगा। अब इसमें मंडेला याद करते हैं उन सभी पैट्रियोट्स को जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम, साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। मंडेला याद करते हैं उन डीप और लास्टिंग वोंड मतलब कि जो घाव अपार्थेड पॉलिसी ने उनकी सोसाइटी में दिए हैं, दैट हैज़ गिवन टू हिज कंट्री। He felt pain to think that all those people were not able to see what changes their sacrifices had brought about. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what does
वट थिंग डज मंडेला पेन अबाउट, मंडेला को कौन सी चीज़ जो है वो दुखी करती है। इस ओकेजन पे मंडेला ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने में मदद की, आज वही लोग ये नहीं देख पा रहे हैं, ये विटनेस नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सेक्रीफाइसेस से उनकी कंट्री में कितना बड़ा चेंज आ गया है। द पीपल आर नॉट एबल टू सी what changes the sacrifices had brought about in South Africa। आगे जो आता है मीनिंग ऑफ फ्रीडम। अब इसमें नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच के दौरान बताते हैं कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे उनको लगता था कि यार फ्रीडम का मतलब तो ये है, फ्रीडम कुछ और होती है। जब वो सबसे छोटे बच्चे थे उनको लगता था टू रोम फ्रीली इन द फील्ड्स, कि फील्ड्स में खुलेआम घूमना, अपनी मदर के जो गार्डन के बाहर फील्ड्स थे, वेल के पास खुलेआम घूमना, ये मेरे लिए फ्रीडम है। एज ए स्टूडेंट उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो वही सब कुछ पढ़ें जो उनको पसंद हो, उनको मतलब ऐसे धक्के से कुछ ना पढ़ाया जाए। एज ए स्टूडेंट उनके लिए फ्रीडम ये थी कि वो सब पढ़ सके जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। बट एज ए यंग मैन उनके लिए फ्रीडम ये थी कि वो अपनी कमाई खुद करें, खुद अपने लिए कुछ कमाएं, एंड द फ्रीडम टू मैरी एंड हैव अ फैमिली, भी उनके पास फ्रीडम हो कि जब चाहे वो मैरी करें और अपनी एक फैमिली बनाएं। बट अपार्थाइड पॉलिसी के टाइम में जब उन्होंने देखा कि यार मेरे जैसे बहुत लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, ब्लैक्स पीपल हैं, उनके साथ ये वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ब्लैक्स पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द वाइट एरिया, दे हैड परमिट्स, दे हैड डिफरेंट वॉशरूम्स, दे हैड डिफरेंट सिनेमाज ऑल्सो। तो मैं नेल्सन मंडेला को रियलाइज़ हुआ कि जो अभी तक मैं आज़ादी का मतलब सोचता था, ये सब तो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं, बट द एक्चुअल फ्रीडम इज़ दैट व्हेन, एक्चुअल फ्रीडम वही होगी जब मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग फ्री हैं, जब मेरे जैसे मेरी सोसाइटी फ्री है, जब मेरी कास्ट फ्री है। मैं सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में नहीं सोचना चाहिए मुझे। उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब तो सिर्फ मेरी आज़ादी के बारे में सोच रहा था मैं अभी तक, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है। असली फ्रीडम मेरे लिए वो होगी जब मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग फ्री होंगे। अब आगे जो पॉइंट आता है ओप्रेसर वर्सेस ओप्रेस्ड, तो इसमें नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच के टाइम बताते हैं कि जो ओप्रेस्ड होता है ना, कि वही सिर्फ मतलब गुलाम नहीं होता, जो बंदा दबा रहा है वो भी गुलाम है। वो कैसे? मंडेला कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पता चलता ओप्रेसर और ओप्रेस्ड में। ओप्रेस्ड का मतलब वो होता है दबाने वाला, और ओप्रेसर का मतलब है दबने वाला। तो इसमें ओप्रेसर को रिलेट किया गया है वाइट पीपल से, और ओप्रेस्ड को रिलेट किया गया है ब्लैक पीपल से। मंडेला कहते हैं कि ओप्रेसर को भी फ्री होने की ज़रूरत है, ओप्रेसर भी उतना ही फ्री होने की ज़रूरत है ओप्रेसर को भी, जितना कि एक ओप्रेस्ड व्यक्ति को। जब कोई बंदा किसी और को, व्हेन समवन लुक्स एनीवन अदर बिहाइंड द बार्स, वो भूल जाता है कि वो खुद भी तो हेट्रेड एंड नैरो माइंडेडनेस के बार्स के पीछे है। वो खुद भूल जाता है कि मैं तो नफ़रत और नीची सोच है, मेरी नीची सोच की वजह से मैं बहुत नीचे गिर चुका हूँ। तो उसको भी उस नीची सोच की जंजीरों से फ्री होना होता है। इसलिए कहा गया है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड। जो ओप्रेस करने वाला बंदा है वो खुद भी गुलाम है अपनी इन बुरी आदतों का, कह सकते हैं, या अपने बुरे गुणों का। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा सेकंड चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। तो अगर आप इस चैप्टर, वैसे इस चैप्टर में स्पीच है नेल्सन मंडेला की, अगर आप इस चैप्टर को और अच्छे समझना चाहते हैं तो एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। लेकिन इसमें मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, इसमें आप इसको या तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर आप और अच्छे समझना चाहते हैं तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड इट इज़ रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। लियाम ओ फ्लैहर्टी इस चैप्टर के राइटर का नाम है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो है एक यंग सीगल होता है और उसके दो ब्रदर्स होते हैं, एक सिस्टर होती है और मदर फादर होते हैं। वो सारे एक लेज के पास रहते थे जो सी के किनारे पर था। लेज का मतलब होता है चट्टान। तो भी इस कहानी में है क्या कि जो उसके एक यंग सीगल होता है वो बहुत डरपोक होता है। उसकी सारी फैमिली जो होती है वो तो उड़ सकती है और उड़ना सीख जाती है, बट वो डरता है उड़ने से। वो एक कवर्ड है, मतलब कि वो कायर है। उसकी जो फैमिली है वो तो उड़ जाती है, बट वो अपनी लेज पर रह जाता है। उसको डर होता है कि उसके विंग्स जो हैं उसका भार नहीं उठा पाएंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो सी में गिर जाएगा। सो ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, तो वो हमेशा पीछे रह जाता था सबसे।
अब ये जो यंग सीगल है, ये बहुत ज़्यादा जैसे इसको हंग्री हो जाता है ये, क्योंकि पिछले 24 आवर्स से ये एक ही जगह पे होता है, जबकि इसकी पूरी फैमिली उड़ रही होती है, इसके सामने ही वो फिशेस हंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पास कोई नहीं आता। ये इसको होप होती है कि कोई ना कोई इसके पास आएगा और इसे खाना देगा, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता है। तो उसके बाद उसकी जो मदर होती है, वो देखता है कि सभी अपने अपने हंटिंग में और बिजी होते हैं खाने पीने में, लेकिन उसकी मदर होती है उसकी तरफ देख रही होती है। वो सोचता है कि हाँ, मेरी मदर तो मेरे पास ज़रूर आएगी, लेकिन उसकी मदर भी थी, वो चाहती थी कि मैं उसका डर निकाल लूँ। शी वॉन्टेड टू टेक आउट हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। सो मदर क्या करती है, मदर स्ट्रिक। तो उसकी जो मदर है वो क्या करती है, वो एक फिश का टुकड़ा लेती है और उसके पास जाती है उड़ते हुए। उड़ते उड़ते जब वो उस चट्टान के पास पहुंचती है जहाँ पर वो यंग सीगल बैठा हुआ था, तो वो यंग सीगल एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन वो उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि एकदम से वो पीछे मुड़ जाती है वापस। तो इससे होता क्या है कि यंग सीगल झपट्टा मारता है, एकदम से कूदता है उस फिश के लिए, लेकिन वो जब मदर तो पीछे हट जाती है, उसकी फिश तो उसके पास आती नहीं। इससे होता क्या है, वो ट्रिक से मदर अपने यंग सीगल को नीचे गिरा देती है, उस चट्टान से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो उसका डर निकालना चाहती थी उसकी मदर, और वैसा ही कुछ हुआ। तो वो जब नीचे गिरता है एक बार, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये डर था जो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहता है। उसके विंग्स अपने आप बाहर खुल जाते हैं, ही बिगैन टू सोर इन द एयर, वो हवा में उड़ने लग जाता है। तो वो फट क्या करता है फिर, अपने वो विंग्स जो है फ्लैप करता है। फ्लैप करता है मतलब फड़फड़ाता है, वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है, तो वो देखता है कि मैं तो उड़ पा रहा हूँ। पेरेंट्स फेल्ट प्राउड। अब ये देखकर कि मेरा बेटा उड़ पा रहा है, तो ऐसा ये अपने बेटे की सक्सेस देखकर कौन सा ऐसा पेरेंट होगा जो प्राउड नहीं फील करेगा। तो उनके जो उसके पेरेंट्स थे जो यंग सीगल के, उनको बहुत प्राउड महसूस होता है कि अब वो भी उड़ पा रहा है। वो चीखे मारते हैं, मतलब वो एक तरह से इसमें दिया गया है दे मेड क्राइज। इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं, इसका मतलब ये होगा। तो वो सोचते हैं कि अब ये उड़ पा रहा है। जब वो यंग सीगल उड़ते उड़ते फिर वो उड़ना सीख जाता है, उसके बाद वो देखता है कि सारे जो सी पर लैंड किए होते हैं उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो जैसे ग्रीन फ्लोरिंग कहता है वो सी को। तो वो सोचता है कि मैं भी उसके पास जाऊंगा। तो वो जब नीचे जाने लगता है, तो एक बार तो उसकी टांगे जो हैं, हिज लेग्स सैंक, उसकी टांगे जो हैं पानी में डूबने लगती हैं। फिर से उसको डर लगने लगता है कि मैं तो डूब जाऊंगा। बट जैसे ही हिज बेली टच द सी फ्लोर, जैसे ही उसकी बेली यानी कि उसका जो एब्डोमिनल रीजन है, पेट वाला रीजन है, जैसे ही वो टच करता है तो वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो यंग सीगल का इस तरह से सी पर तैरने का भी डर निकल जाता है और वो उड़ने का भी उसका डर निकल जाता है। तो उसकी पूरी फैमिली जो है यंग सीगल की प्रेज करती है। तो वो फिर उनको हंटिंग करना भी सिखाते हैं। तो फिर इस तरह से उसको खाने को भी मिल जाती है फिन फिश। इस चैप्टर में इस तरह से बताया गया है कि हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान लेना सीखता है। अब हमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का थीम यही है कि जो हमारे वीकनेसेस हैं, हमें उनसे बाहर निकलना है। हमें बस एक बार उनसे बाहर निकलना है, उसके बाद रास्ता अपने आप आगे बनता जाता है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू एटलीस्ट ट्राई समथिंग टू लर्न न्यू। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ वैल्यू है, इसे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आपकी रिवीजन हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो पढ़ना चाहें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये चैप्टर जो है, इसमें एक पायलट होता है, तो वो उसके पास होता है एरोप्लेन, उसका नाम होता है डकोटा एरोप्लेन। वो उस एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा होता है। इस चैप्टर में उसे इंग्लैंड जाना होता है। इंग्लैंड जाता है, वो सोचता है कि ये मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊँ सुबह तक। ये रात के टाइम अपना प्लेन उड़ा रहा होता है। इट वॉज अ स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट का मतलब है कि काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं नाइट में। तो वो सोचता है कि मैं सुबह तक इंग्लैंड पहुंच जाऊं और अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर पाऊं। वो इंग्लैंड अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जा रहा होता है। जब वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो सुबह के 1:30 बजे हुए होते हैं। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाता है और उनसे पूछता है कि मुझे इंग्लैंड जाना है, तो फिर उसको कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए। तो पेरिस कंट्रोल रूम से उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं। तो वो उसको गाइड करते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है।
तो वो उसी हिसाब से अपने प्लेन को जो है मूव कर लेता है। इसके बाद जो है राइटर आगे बढ़ जाता है, तो वो 150 किलोमीटर आगे आ चुका होता है फ्रांस से। तभी वो देखता है कि उसके सामने देयर वर ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स तभी वो देखता है देयर वर ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उन क्लाउड्स में जो है काफ़ी खतरा होता है, तूफानी क्लाउड्स थे वो। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू मूव अप एंड फ्लाई, क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था। तो वो क्या करता है कि अपना जो प्लेन है वो सीधा क्लाउड्स के अंदर ले जाता है। क्लाउड्स के अंदर ले जाता है, ना तो वो ऊपर से जा सकता था ना वो नीचे से जा सकता था, क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था। तो वो अपना प्लेन सीधा क्लाउड्स के अंदर ले जाता है। तो क्लाउड्स के अंदर जाके एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज उसके साथ बात होती है। क्या होता है कि अंदर जाके उसकी जो कंपास होती है, उसका जो रेडियो होता है, सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं। इसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो कंपास है वो अपने आप फ्लिकर करना शुरू कर देती है। इट वॉज डेड। तो रेडियो और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो सडनली डेड। तो उसके बाद क्या होता है, ही लॉस्ट हिज होप कि यार अब तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा आगे तक। तो फिर सडनली वो क्या देखता है, अ ब्लैक एरोप्लेन। अब क्लाउड्स के बीच में बिल्कुल बाहर सब कुछ काला हो गया था, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच उसे एक एरोप्लेन दिखाई देता है जो पूरा ब्लैक था, और उसमें उसको एक ड्राइवर भी दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स। उस जो एरोप्लेन है उसके पास कोई लाइट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी राइटर उसको देख सकता था। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, ये काफ़ी अजीब बात थी ना। द राइटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर। तो राइटर ने उस जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका पीछा किया हाफ एन आवर तक। ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने राइटर को इशारा करके कहा कि मेरे साथ साथ आओ। तो वैसे ही इसमें बताया गया है कि जो राइटर है उसने एक छोटे बच्चे के जैसे, ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसे उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। अब ऐसे ही अनजान व्यक्ति का इस बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम था उसके लिए, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू बी टू सेव हिमसेल्फ इन दिस सिचुएशन। तो उसने एक ओबीडियंट बच्चे की तरह जो है ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। तो वो पीछे पीछे चलते चलते देखता है कि अब तो फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कम रह गया है उसके पास जो है इतना ही फ्यूल होता है कि वो 5 to 10 मिनट्स ही और चल सके। 5 to 10 मिनट्स उसका फ्यूल और चल सकता था। तो वो इस बात से फिर वो और दोबारा टेंशन में आ जाता है कि मैं इंग्लैंड पहुंच पाऊंगा अपनी फैमिली के साथ या नहीं। तभी वो सामने देखता है देयर वर लाइट्स। जो लाइट्स थी वो लाइट्स थी रनवे की। यस, द लाइट्स वर ऑफ रनवे। तो वो देखता है कि सामने तो मेरे रनवे है। तो रनवे की लाइट्स को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये तो सामने मेरे पास एक एयरपोर्ट आ चुका है, एयरपोर्ट के पास आ चुका हूँ मैं। तो फिर वो उस एयरपोर्ट पे अपने जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था, उसका एरोप्लेन का नाम था डेकोटा, मैंने आपको पहले भी बताया क्या नाम था, डेकोटा उसके एरोप्लेन का नाम था। वो काफ़ी मतलब उसको दुख नहीं होता कि मैं उस एरोप्लेन को छोड़ कर आ रहा हूँ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज द नरेटर नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। नरेटर इसलिए दुखी नहीं था क्योंकि वो सोचता है कि एरोप्लेन बहुत पुराना हो चुका था और इसने मेरा इतना साथ दिया इस तूफान में भी। तो उसको इस बात की खुशी होती है, उसको इस बात की दुख नहीं होता कि कोई नुकसान हुआ है मेरे एरोप्लेन का, या कोई और जैसे तूफान में हो ही जाती है इंजरीज वगैरह, उसको इस बात का दुख नहीं होता। उसको सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं बच गया और मैं इंग्लैंड जा पाऊँगा, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज स्पेंड कर पाऊँगा। तो इसमें अब वो जाता है, जो एरोप्लेन अपना लैंड कर देता है और एयरपोर्ट के अंदर जाता है। एयरपोर्ट के अंदर जो लेडी बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट, उसके पास जाके वो पूछता है, कंट्रोल रूम वाली लेडी होती है जो, उसके पास जाके पूछता है कि मुझे बताओ कि वो दूसरा एरोप्लेन का ड्राइवर कौन था जिसने मेरे को हेल्प की, मैं उसे थैंक करना चाहता हूँ। अब वो लेडी जो है उसको एक बहुत ज़्यादा ऐसी बात बताती है वो जिसे सुनकर शौक हो जाता है। वो लेडी कहती है कि भाई तुम्हारे अलावा आज रात कोई और एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था पूरे आकाश में। हाँ, तुम्हारे अलावा कोई और एरोप्लेन था ही नहीं। अब ये सुनकर नेटर जो है शौक हो जाता है बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी तो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने जो है मदद की है। लेकिन फिर वो उसको यकीन दिलाती है, पेरिस कंट्रोल रूम वाली लेडी उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, तुम्हारे अलावा कोई और वहाँ पर एरोप्लेन नहीं था। अब लास्ट तक इस चैप्टर में ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही रह गई है, ये सिर्फ एक पहेली है कि उसको बचाया किसने था। या तो वो कोई गॉड का एंजल था, गॉड सेंट एंजल था, या उसकी खुद की इमेजिनेशन थी। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट कैन यू से अबाउट हु वाज द ब्लैक एरोप्लेन्स पायलट, तो हमें इसमें अपनी इमेजिनेशन से क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा कि हमें इस चैप्टर में तो वो मिस्ट्री ही बताई गई है, इस चैप्टर में उसका कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया है कि हु वाज द ब्लैक एरोप्लेन्स ड्राइवर।
तो हम इसमें अपनी इमेजिनेशन से लिखेंगे दैट ही वॉज अ गॉड सेंट एंजल, और इट वॉज जस्ट द नरेटर्स इमेजिनेशन वी कैन से। तो इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग खत्म होता है। हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। हम इसी वीडियो के अंदर इस पूरे प्रोज वाले सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आपको वन शॉट वीडियोस फॉर द होल कोर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये जो चैप्टर है वो एने फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी, एने फ्रैंक की जो डायरी थी, बेसिकली द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। इसमें वो अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देती है पहले, कि जब तक मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं तो लोग क्यों पढ़ेंगे, एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की बातों को वो क्यों जानना चाहेंगे। इसलिए वो कहती है कि मैं पहले तो अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी। और इस चैप्टर में उसकी डायरी के कुछ पेजेस गिवन हैं। ओरिजिनली दिस डायरी वाज रिटन इन डच लैंग्वेज, तो ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट हुई है। एने फ्रैंक जो है अपने अर्ली ईयर्स के बारे में बताती है। पहले तो वो बताती है कि उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। उसका कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, उसके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, या फ्रेंड्स थे भी तो वो ये नहीं सोचती थी कि वो ट्रू फ्रेंड्स है। उसको नहीं लगता था कि मैं अपनी बातें किसी से शेयर करूं। वो एक बात ये भी बहुत ज़्यादा कहती है जिसपे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। क्या मतलब कि पेपर जो है उसके पास ज़्यादा पेशेंस होती है पीपल से, कि वो आपकी बातें सुनता रहेगा, वो आपकी बात को बीच में काटेगा नहीं, आप उसको जो मर्जी कहे वो आपकी बात सुनता रहेगा चुपचाप। उसको एनी फ्रैंक को ऐसा एक ट्रू फ्रेंड चाहिए था कि जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी। उसने जो है अपनी डायरी का नाम भी रखा हुआ था किटी। किटी था उसकी डायरी का नाम, जो 20 जून 1942 वी कैन राइट, ये डेट हमसे पूछी जा सकती है, 20 जून 1942 फर्स्ट एंट्री उसने की अपनी डायरी में। फर्स्ट एंट्री उसने अपनी डायरी में की थी 20 जून 1942 को। शी टेल्स द डायरी अबाउट हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग। द टीचर यूज्ड टू स्कोल्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। अब एने जो है वो अपनी डायरी को एज ए फ्रेंड ट्रीट करती है, तो वो सबसे पहले अपनी डायरी को बताती है उसके मैथ्स टीचर के बारे में जो थे मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग उसे डांटा करते थे, अक्सर अक्सर उसे समझाया करते थे, बिकॉज शी यूज टू टॉक अलॉट इन द क्लास। शी वॉज अ वेरी टोकेटिव गर्ल। इसी बात से जो मिस्टर कीजिंग थे काफ़ी एनर्ड रहते थे, काफ़ी नाराज़ रहते थे एने से। तो उनको वो एज ए पनिशमेंट वो एने को ऐसे लिखने के लिए दिया करते थे। उन्होंने एक बार एने से कहा टू राइट ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स एंड देन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो पहले जब वो बोला करती थी उसको पनिशमेंट मिली कि वो ऐसे लिखे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। अब एने कहती है कि कोई भी होता तो वो ऐसे उल्ट पुल्ट बातें लिख के पेजेस भर सकता था, 3-4 पेजेस। उसके जो टीचर थे उन्होंने उसे कहा था कि आपको ऐसे लिखना है। अब एने कहती है कि कोई भी होता तो वो पेजेस भर सकता था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं एक लॉजिकल आंसर दूं ताकि मैं अपनी बात को प्रूव कर सकूं अपने टीचर मिस्टर कीजिंग के आगे। इस तरह से उसको 2 बार जो है लेटर लिखने के लिए, वो ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। तो वो अपनी पनिशमेंट को पूरा भी करती है, लेकिन फिर भी वो जैसे बातें करने से नहीं हटती। शी वॉज अ वेरी वेरी टॉकेटिव गर्ल। उसके बाद 3rd टाइम जो है उसके टीचर उसे ऐसे लिखने के लिए कहते हैं क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस टॉपिक पर वो उसे ऐसे लिखने के लिए कहते हैं। 3 टाइम्स जो हैं उसके टीचर उससे ऐसे लिखवाते हैं। तो उसके जो ये उसको 3rd टाइम ऐसे लिखने के लिए मिला था, एने ने क्या किया, इसको अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली और इसको एक ह्यूमरस पोएम के रूप में बनाया। इस ऐसे को उन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब काफ़ी ह्यूमरसली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक बार एक डक होती है, वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करती थी, तो उसी के फादर उसी को किल कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। इस वजह से इसके थ्रू उसने काफ़ी अच्छे वे में अपना पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। और उसने पिछले ऐसे में कहा था कि मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा टोकेटिव थी। तो टोकेटिवनेस का जो ट्रेट है मेरे को इनहेरिटेड है, मेरे को अपनी मदर से मिला है। तो जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं उनको कोई बदल नहीं सकता। वो पहले ये पॉइंट देती है, बट 3rd टाइम जो है वो एक पोएम के थ्रू अपना पॉइंट एक्सप्रेस करती है जो मिस्टर कीजिंग को अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद मिस्टर कीजिंग कभी भी एने को बातें करने के लिए नहीं रोकते।
तो इस सब चैप्टर से हमें पता चलता है कि एने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। अब कोई भी चाहता, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ऐसे ही मतलब उलट-पुलट लिख सकता था, बट एने जो है लॉजिकली अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती थी। तो वो कहती है कि बातें करना तो सिर्फ एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, वो क्वालिटी होती है। स्टूडेंट जब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इट वुड बी कॉल्ड शी वुड बी कॉल्ड अ पैसिव स्टूडेंट। हम पता चलता है कि सिर्फ एक इंटेलिजेंट और मतलब कॉमन सेंस से भरा हुआ चाइल्ड ही सिर्फ इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स जो है डेवलप कर सकता है। फालतू के बहाने नहीं मारे उसने, पूरी लॉजिकली अच्छे से अपने पॉइंट को एक्सप्लेन किया। उसकी जो स्टोरी थी मदर डक और द फादर स्वैन के बारे में, तो जो मैंने आपको बताया वो पोएम के थ्रू अपनी जो स्टोरी है वो पोएम के थ्रू जो है अपना पॉइंट एक्सप्लेन करती है। इससे हमें पता चलता है कि एने वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। शी न्यू हाउ टू एक्सप्रेस हर पॉइंट पॉजिटिवली एंड विदाउट एनी क्रिटिसिज्म ऑल्सो। तो इसी के साथ हमारा जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक ये चैप्टर भी खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, द 100 ड्रेसेस। इस चैप्टर में भी 2 पार्ट्स हैं, बट वो स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू हो रही है, तो मैं आपको इसको एक ही उसके थ्रू समझाऊंगा। ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझने वाला चैप्टर है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, राइटर ने बड़े अच्छे से इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस भी आते हैं। इस चैप्टर का जो एक्सट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये चैप्टर पहले तो इसी जो स्टोरी से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें काफ़ी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती है हमें। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। और अगर तुमने स्पीड तेज़ कर रखी है वीडियो की तो उसे कम कर लो, इसे अच्छे से समझना है। तो मेरी स्पीड वैसे ही बहुत तेज़ है। ये तो वैसे हमारी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि हमने वीडियो की स्पीड तेज़ कर ली तो फिर हमें हमारा जल्दी से हो जाएगा चैप्टर, लेकिन ऐसा नहीं होता। उससे हमारा बहुत सारी बातें जो है हमारे सिर के ऊपर से जाती हैं। कभी देखना तुम करके वीडियो को जो है नॉर्मल स्पीड पे चलाया करो, चाहे वो कितनी भी देर की है। हम जो एक बार चीज़ करें हमें अच्छे से आनी चाहिए, चाहे उसको बार बार करने की बजाय फर्स्ट टाइम में अगर हमें अच्छे से आ गई वो, तो हमें बार बार कहीं कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वीडियोज़ जो अपनी देखते हो तुम, लेक्चर्स वगैरह देखते हो, उनकी स्पीड मत तेज़ किया करो, नॉर्मल स्पीड पर देखा करो, तभी तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फटाफट समझते हैं। ये जो है एक बहुत अच्छा चैप्टर है, वोंडा के बारे में है। एक छोटी लिटिल गर्ल थी, पोलिश गर्ल थी, उसका नाम था वोंडा। उसका पूरा नाम था वोंडा पेट्रोन्स्की। तो उसके पेरेंट्स जो थे वो एक छोटे से अमेरिकन टाउन में रहते थे। तो चिल्ड्रन वांडा स्कूल, तो जो बच्चे थे वोंडा के स्कूल में वो उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे। वोंडा के बारे में है चैप्टर, अ पोलिश गर्ल। तो पोलिश गर्ल थी, वो रहती थी लेकिन अमेरिका में। तो उसके जो बच्चे थे उसके स्कूल में उसे काफ़ी चिढ़ाया करते थे ड्यू टू हर स्ट्रेंज नेम। उसका जो नाम था वो उन बच्चों के लिए काफ़ी अजीब था। वोंडा वॉज अ पुअर गर्ल। वो जो वोंडा थी बहुत ज़्यादा पुअर थी। अब इस जैसे चैप्टर का नेम है द 100 ड्रेसेस, ये चैप्टर कुछ कुछ उसकी ड्रेस से भी रिलेट करता है। वोंडा वॉज अ पुअर गर्ल। तो वो एक ही ड्रेस पहनती थी हमेशा, जो ब्लू कलर की थी। इट लुक वेरी शैबी बट क्लीन। वो काफ़ी मतलब होता है ना, काफ़ी गंदी दिखाई देती है, लेकिन देखो तो वो साफ़ होती है ड्रेस। जैसे उस पर पैचेस लगे हुए थे, या हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। इतना हमें डिटेल में चैप्टर में नहीं बताया गया है। इट वॉज शैबी बट क्लीन। ऑल द गर्ल्स ऑफ अर क्लास ऑलवेज उसे चिढ़ाया करते थे ड्यू टू हर फेडेड ब्लू ड्रेस, लेकिन वोंडा को कभी इस बात का बुरा नहीं लगा। उसकी क्लास में 2 गर्ल्स थी, पैगी एंड मैडी। पैगी एंड मैडी। जो पैगी और मैडी थे वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। अब होता है ना जैसे गैंगस्टर टाइप। पैगी जो थी बहुत ज़्यादा फेमस गर्ल थी अपने स्कूल में। पैगी वॉज वेरी फेमस गर्ल, शी वॉज ऑल्सो अमेरिकन गर्ल। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल थी उसके स्कूल में। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हुआ करती थी, अच्छी उसकी ड्राइंग स्किल्स भी अच्छी थी। जो जैसे अमीर घर से थी वो, तो उसके पास सारा सामान काफ़ी अच्छा अच्छा होता था। और शी हैड अ प्रेटी क्लोथ्स टू वियर, शी वॉज द पॉपुलर गर्ल। उसके बाल भी बहुत अच्छे थे, कर्ली बाल थे उसके। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अपने स्कूल में। तो उसकी जो फ्रेंड थी मैडी, वो भी मतलब इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी। वो ना तो वो बहुत ज़्यादा वोंडा की तरह पुअर थी, ना पैगी की तरह बहुत ज़्यादा रिच थी। बट वो बस ऐसे है कि पैगी की फ्रेंड थी वो। लेकिन पैगी से डरती भी बहुत थी, क्योंकि पैगी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर भी थी। तो जैसे पैगी जो थी काफ़ी बुली करती थी और लोगों को। इस चैप्टर में वही बताया गया है।
जब भी जैसे छुट्टी होती थी या सुबह स्कूल आने के टाइम, जो गर्ल्स थी, पैगी पैगी थी और कुछ और गर्ल्स थी उनकी गैंग, वो जो है वोंडा को घेर कर खड़े हो जाते थे और वोंडा से पूछा करते थे दैट हाउ मेनी ड्रेसेस डिड शी हैव। वोंडा से पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वोंडा जवाब देती थी 100 ड्रेसेस। वोंडा कहती थी कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी कि तू पहनती तो एक ही ड्रेस है, तेरे पास एक ही तो ब्लू सी फेडेड ड्रेस है। वोंडा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, कहती है कि तेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। उसके बाद जब वो गर्ल्स हंसने लग जाती थी, उसके बाद उससे पूछा करती थी कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ डिड सी हैव। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास शूज़ के कितने पेयर्स हैं। इस बात पर वोंडा जवाब देती थी 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, कि मेरे पास तो 60 पेयर्स हैं और सभी के सभी अलमारी में ऐसे सजे हुए हैं, लाइन्स में लगे हुए हैं। सारे सिर्फ इस बात का मजाक बनाते थे, सारे सिर्फ सोचते थे कि वोंडा जो है झूठ बोल रही है। अब हमें ये भी बताया गया है कि जो पैगी थी, पैगी दिल से भी इतनी बुरी नहीं थी, वो सिर्फ ऐसे मजाक बनाती थी वोंडा का। जो इस वो उसका प्रूफ क्या है, हमसे पूछ लिया जाए अगर, वाई हाउ कैन यू से दैट पैगी वॉज नॉट बैड एट हर्ट, तो उसका हम जवाब देंगे कि जो पैगी है कई बार छोटे छोटे बच्चों को बुलिंग से बचाया करती थी। छोटे बच्चों को जैसे कई बार होता नहीं, जैसे केयर करते हैं उसी को अच्छा क्या माना जाता है। तो पैगी ऐसे दिल से बुरी नहीं थी, वो सिर्फ वोंडा के साथ मजाक करती थी। अब वो अलग बात है कि जैसे वोंडा को बहुत ज़्यादा चुभ सकता था वो मजाक, अच्छा ना लगे, बट शी वॉज जस्ट वी कांट से जस्ट किडिंग, शी मेड फन ऑफ वोंडा। तो उसके बाद जो है इनके स्कूल में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ड्राइंग कॉन्टेस्ट में क्या था कि गर्ल्स को तो ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाने थे और बॉयज़ जो थे उनको मोटर बोट्स के डिज़ाइन बनाने होते थे। अब सभी सोचते थे, जैसे मैडी पैगी सभी सोचते थे कि जो है पैगी ही जीतेगी इस कॉन्टेस्ट को। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैगी की ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी और वो काफ़ी रिच घर से थी, तो उसके पास जैसे रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी। तो सब सोचते थे कि पैगी ही जीतेगी इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को। तो जब ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ, सब ने अपने अपने ड्रेसेस के डिज़ाइंस और मोटर बोट्स के डिज़ाइन जो है उनको वो किए, सबमिट किए स्कूल में। तो उनकी टीचर का जो नाम था वो था मिस मेसन। तो मिस मेसन ने जो थोड़े दिनों बाद उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट को अनाउंस किया और रिजल्ट वॉज वेरी शॉकिंग। रिजल्ट में ये था कि वोंडा इज़ द विनर। वो जो मिस मेसन है वो बताती हैं कि जबकि सभी बॉयज़ और गर्ल्स ने तो एक एक या दो दो डिज़ाइंस मैक्सिमम सबमिट किए हैं, बट वोंडा इज़ द ओनली गर्ल जिसने पूरे के पूरे 100 डिज़ाइंस इस कंपटीशन के लिए सबमिट किए हैं एंड ईच वन ऑफ द डिज़ाइन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मिस मिसन ये भी कहती हैं कि वो 100 ना करके उनमें से कोई भी एक भी करती, वो उन 100 में से कोई एक भी डिज़ाइन आता तो तब भी वोंडा ने ही जीतना था। उस 100 के 100 डिज़ाइंस इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। बट उस दिन जो है रूम 13 जो उनकी क्लास थी उसमें वोंडा एब्सेंट थी। तो मिस मेसन कहती हैं कि जब वोंडा आएगी हम उसे उसका प्राइज़ और जो ट्रॉफी वगैरह जो भी था हम उसे दे देंगे। तो उसी के बाद एक दो दिन बाद जो है वोंडा के फादर का एक लेटर उनके स्कूल में पहुंचता है। तो मिस मेसन के पास आता है वो लेटर। तो मिस मेसन पूरी क्लास को जो है वो लेटर रीड करके बताती। उस लेटर में वोंडा के फादर ने लिखा हुआ था कि वोंडा अब कभी भी उस स्कूल में नहीं आएगी। वो अब किसी दूसरे बिग सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे वोंडा को अपने नाम की वजह से किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, या वहाँ जहाँ पे लोग वोंडा का उसके नाम की वजह से मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस पर सभी को जो है बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जैसे पैगी को तो फिर भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैडी सोचती है कि यार मैंने उसको बोली तो चलो मैंने नहीं किया। पैगी मैडी कभी भी उसका साथ, मैडी उसको जैसे चिढ़ाती नहीं थी लेकिन वो पैगी के साथ तो खड़ी होती थी। मैडी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी समझती है कि यार मैं बचा तो सकती थी उसको, एटलीस्ट मैं कुछ और नहीं कर सकती थी लेकिन मैं उसको बचा सकती थी। तो जो इसमें चैप्टर में बताया गया है, मैडी जो है वो भी बहुत ज़्यादा डरती थी पैगी से कि कभी पैगी का अगला शिकार मैं ही ना बन जाऊं। अभी तो इसी वोंडा को इतना ज़्यादा जैसे बेइज्जती करती है उसकी, उसको जैसे उसकी बस उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसके साथ बेइज्जती करते हैं, तो उसको डर था कि अगला शिकार मैं ही ना बन जाऊं। तो मैडी जो है उसके मन में था, डीप रिग्रेट था उसके मन में एक, कि मैं उसको बचा नहीं पाई। तो वो आगे से एक रिजोल्यूशन लेती है कि वो सोचती है कि मैं आगे से कभी भी मेरे सामने कुछ हो रहा होगा गलत किसी दूसरे के साथ, मैं कभी चुप नहीं रहूँगी।
चाहे उसके साथ फिर पैगी के साथ मेरी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी। वोंडा के साथ जो हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूँगी। तो उस दिन जो है स्कूल के बाद वो पैगी और मैडी दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम वोंडा के घर जाएं। बोगिंस हाइट्स जगह नाम की जगह पर वोंडा का घर था। तो वो सोचती है क्यों ना हम वोंडा के घर जाएं और उससे सॉरी मांगे, क्या पता अभी तक वो गई ना हो नई सिटी में। उससे पहले वो दोनों गर्ल्स कभी वोंडा के घर नहीं गई थी। तो वो जैसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच ही गई। काफ़ी मडी एरिया था वो। बट वो कंपेयर करती हैं वोंडा के घर को उसकी ड्रेस से। इट वॉज ऑल्सो वेरी शेबी, मतलब देखने में काफ़ी गंदा था, बट इट वॉज क्लीन। उस जैसे उसकी ड्रेस थी उसी तरह से उसका घर भी उनको कंपेयर किया जाता है कि जो उसका घर भी जैसे उसकी ड्रेस थी, इट वॉज शेबी बट क्लीन, ऐसे ही उसका घर था। वो ढूंढने की कोशिश करते हैं वोंडा को, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर उसके बाद वो मैडी और पैगी जो है उनके मन में दुख होता है। पैगी के मन में इतना नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया पैगी वॉज नॉट बैड एट हर्ट। तो पैगी के मन में भी इतना दुख नहीं होता, बट होता ज़रूर है। तो पैगी और मैडी जो है एक लेटर लिखने की सोचते हैं वोंडा पेट्रोन्स्की को, जिसमें वो अपनी बातों के बारे में बताते हैं। जिसमें मैडी बताती है कि मैं आगे से कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी जो तुम्हारे साथ हुआ। मैं आगे से हमेशा जस्टिस करूंगी सबके साथ। तो वो ऐसी बातें करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी करते हैं वोंडा को भी, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। तो वो लेटर जो है वोंडा के एड्रेस पर भेज देते हैं। तो वो भेजते तो पुराने एड्रेस पे ही हैं, तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। उनको उम्मीद थी कि ये लेटर जो है हमारा वोंडा तक ज़रूर पहुंचेगा। तो काफ़ी हफ्ते बीत जाते हैं, जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो पैगी तो इस इंसिडेंट को भूलना शुरू कर देती है कि हाँ छोड़ो, अब जो हुआ हुआ। लेकिन मैडी जो है वो भूल नहीं पाती। उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं उसे बचा नहीं पाई। वो वोंडा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जो भी उसके साथ हो रहा है। तो फिर जो है जब क्रिसमस का टाइम आया, मिस मेसन जो उनकी टीचर थी उसके पास एक लेटर आता है फ्रॉम वोंडा। तो उस लेटर को फिर से दोबारा वो क्लास में जो है रीड करते हैं। वो लेटर वोंडा का था और उस लेटर में वोंडा ने अपना जैसे प्यार एक्सप्रेस किया था टीचर के लिए। उसने कहा था कि उस जो बाकी सारी गर्ल्स हैं वो उसके 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स रख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो 100 नहीं बना ली हैं अपने घर में। उसने वो कहती है कि मैं चाहूँगी कि पैगी जो है वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग रख ले और जो मैडी है वो ब्लू वाली ड्राइंग रख ले। तो वो वोंडा का जो लेटर आता है, इस बात से पता चलता है हमें कि मैडी और पैगी का लेटर, यानी मैडी पैगी बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैडी और पैगी इन दोनों का लेटर जो है वो वोंडा के पास पहुंच चुका है। वोंडा कहती है कि जो ग्रीन वाली ड्रेस है वो पैगी रख ले और ब्लू वाली ड्रेस है वो मैडी रख ले। तो बोथ मैडी एंड पैगी कैरी देयर ड्राइंग्स होम वेरी केयरफुली। मैडी ने उसको दीवार पर लगाया। वो उसे काफ़ी देर तक देख रही थी। मैडी के मन में से अभी तक वोंडा जो है वोंडा वाली बात निकली नहीं थी। वो मैगी को भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। तो उस फोटो को देखते देखते मैडी के मन में एकदम से ख्याल आया कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। उस फोटो में जो ड्रेस तो डिज़ाइन उसने की ही थी बहुत अच्छी, बट जो उसमें जैसे मॉडल बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को रिजेंबल करता है वो मॉडल। तो ऐसे ही जो मैडी है भागते भागते वो पैगी पैगी के घर जाती है। पैगी के घर जाती है, उससे पूछती है कि पैगी तुम्हारी जो ड्राइंग है वो कहाँ है, जो वोंडा ने ड्रेस तुम्हारे लिए दी थी वो ड्राइंग वो कहाँ है। तो जैसे मैडी ने तो बहुत ज़्यादा संभाल के रखी होती है वो ड्राइंग। पैगी के घर जाके वो देखती है वो तो ऐसे ही बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी। ठीक है। तो फिर वो उसके पास जाकर देखती है, उसको दिखाती है, ये देखो ये तो तुम्हारे फेस को रिजेंबल करता है बिल्कुल। मतलब वोंडा ने ये दोनों ड्रेसेस हमें ध्यान में रखकर स्पेशली हमारे लिए ही बनाई थी। तो ये सब देखकर जो है मैडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहती है कि शी रियली मस्ट लाइक अस, कि वो ज़रूर हमें पसंद करती थी। वो हमसे ऐसे हमने उसका इतना मजाक बनाया फिर भी वो हमें पसंद करती थी। तो इस बात पर पैगी कहती है यस शी मस्ट है। तो पैगी कहती है कि हाँ वो करती होगी। तो इससे हमें पता चलता है इट वॉज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर पैगी, बट मैडी को बहुत अच्छा लगा जब वो लेटर आया उसके पास वापस और जो वोंडा ने उसको ड्राइंग दी। मैडी को बहुत अच्छा लगा। मैडी फेल्ट रिलीव। मैडी को यार अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मेरे को माफ़ी मिल गई है, वोंडा ने मुझे माफ़ कर दिया है। और इसी के साथ द 100 ड्रेसेस का चैप्टर है ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है।
कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है ये, तो तुम ये मत सोचना कि बीच में ब्रेक ले लें या जैसे भी। मैं भी बना रहा हूँ वीडियो, आराम से बैठ के इसे देखते रहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस वीडियो के थ्रू आपके सारे प्रोज वाले जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक के, वो तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो इसी तरह की वन शॉट वीडियोस मैं सभी सब्जेक्ट्स की बनाऊंगा, और पोइट्री सेक्शन की भी एक वीडियो बनेगी। ठीक है, आप चाहो तो इसे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता, देखो यार, लेक्चर्स में से तो ना एक बार थोड़ा आइडिया लेना होता है हमें, बाकी तो हमें खुद ही पढ़ना होता है एनसीईआरटी में से और बुक्स में से या रिफ्रेशर बुक जो भी तुम चाहो। तो वीडियोज़ में से हमें सिर्फ आइडिया लेना होता है। तो लोग क्या करते हैं, इतनी वीडियोस बना देते हैं अपने उसके लिए, अपने व्यूज़ वगैरह के लिए। बट वीडियो में से जितना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इतना बहुत है। अब तुम्हें इससे आगे अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, तो वीडियो को ही दोबारा दोबारा देख सकते हो तुम। लेकिन ये देखो ना, एक एजुकेटर की तुम देख रहे हो तो उसी पर स्टिक रहो। बार बार जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे मैंने देखा कि बच्चे अपने एजुकेटर्स बदल रहे हैं। ऐसा मत करो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। तुम्हें किसी का भी याद नहीं रहेगा, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, तो तुम जिससे चाहो उससे पढ़ो, लेकिन एक पे स्टिक रहो। अब ये जो हमारा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट्स हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके और दो पार्ट्स भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो सिर्फ इस चैप्टर पर ध्यान देते हैं। दिस चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज। लूसियो, मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, लूसियो रोड्रिगेज। ये जो है इस चैप्टर के राइटर हैं। इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि जो जैसे बहुत सालों पहले जो गोवा है वहाँ पर पोर्टुगीज़ पीपल का रूल था। पोर्टुगीज़ की कॉलोनी थी, जैसे इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, वैसे पोर्टुगल की जो कॉलोनी बनी हुई थी वो गोवा बनी हुई थी। 1961 तक गोवा पर पोर्टुगीज पीपल रूल करते थे। उसके बाद गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में ऑथर जो है वो याद करते हैं उन पुराने अपने बचपन के दिनों को, जब गोवा वो स्टिल अंडर द पोर्टुगीज रूल। तो वो जो है अपने पुराने बचपन के दिनों को याद करते हैं। तो उस बचपन के दिनों में उनकी मेन एक याद थी द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा। जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका एक स्टाइल था बेकरी करने का। वो अपने ब्रेड्स लेकर आते थे, बेचते थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे उनके ब्रेड्स। जो पोर्टुगीज़ पीपल थे वो उनको बहुत शौक था उनके फेमस लोफ्स खाने का, ब्रेड्स खाने का। तो जो ईटर्स थे, जो ब्रेड्स खाने वाले थे, वो पीपल अब नहीं है वहाँ पर। बट जो बेकर्स थे गोवा के, जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, वो आज भी गोवा में रहते हैं। जो माना कि जो उनकी जनरेशन्स आगे आगे बढ़ रही हैं, वो पुराने लोग तो अब नहीं होंगे, बट उनकी जो प्रोफेशन है उसको आगे कंटिन्यू आज भी किया जा रहा है। ऑथर बताते हैं कि आज भी जो है गोवा के जो ब्रेड्स हैं उसमें वही पुराना टेस्ट हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। वहाँ के जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं आज भी गली गली घूमकर अपने लोव्स, अपने ब्रेड्स को जो है सेल करते हैं। ऑथर ये सब बातें याद करता है बहुत क्यूरियोसिटी से। उसको उसको याद आता है कि कैसे जब वो बच्चा था इतनी ज़्यादा उत्सुकता से वो सिर्फ एक बेकर का वेट करते थे कि हम उससे ब्रेड लेंगे और खाएंगे। अब हम बेकर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बेकर जो था वो एक बैम्बू की बास्केट लेकर फिरता था अपने सिर पर। उसके पास एक बैम्बू का स्टैंड भी था, जो थर्ड एंड जिंगलिंग ऑफ हिज बैम्बू स्टैंड, मतलब कि जो उसकी जैसे या तो कोई झुंझुना वगैरह लगा देते हैं या उसकी जो बैम्बू की धम धम की आवाज़ थी उससे अनाउंसमेंट होती थी कि हाँ बेकर आ गया है। ही वुड कम इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह आता था विद लोव्स ऑफ ब्रेड्स फॉर द एल्डर्स, कि जो बड़े लोव्स थे वो तो एल्डर्स के लिए थे, एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि वो बच्चों के लिए, जैसे ब्रेड बैंगल्स कुछ भी हम इसके इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह की कुछ ब्रेड्स हो सकती हैं बच्चों के लिए। ही मेड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि बच्चे जो हैं ब्रेड बैंगल्स लेते थे और जो बड़े लोग थे वो लोव्स खरीदते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर स्लीप, कि बच्चों की नींद ही कई बार तो बेकर की जो है आवाज़ से खुलती थी। बच्चे जो है उठते ही अपनी ब्रेड बैंगल्स के लिए भाग जाया करते थे बेकर के पास। ऑथर बताते हैं कि उसे आज भी याद है उन ब्रेड बैंगल्स की खुशबू। ही वुड बी सो ईगर टू ईट देम दैट ही नेवर केयर टू ब्रश हिज टीथ और वॉश हिज माउथ। वो उनको खाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक होते थे बच्चे कि वो कभी ये केयर नहीं करते थे कि हम अपना माउथ वॉश कर लें, हम ब्रश कर लें। वो जो नरेटर है इसमें मजाक करते हुए ये भी कहते हैं कि टाइगर ने कभी ब्रश किया है भला,
तो इसी पे जैसे मजाक की बात है, तो इसमें नरेटर ऑथर यार ऑथर जो है वो कहते हैं कि उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हम ब्रेड खा रहे हैं, हमने कभी ब्रश तो किया नहीं, मुंह नहीं धोया। उनको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती थी ब्रेड्स। ऑथर कहते हैं कि गर्म चाय से सारा मुंह साफ हो जाएगा, हमें कोई ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बेकर की ड्रेस के बारे में। जो ऑथर है वो बताते हैं कि पुराने टाइम में गोवा की कोई भी पार्टी, मैरिज या कोई भी रिलीजियस फंक्शन हो, जैसे जैसे फेस्टिवल मनाते हैं कई बार लोग इकट्ठे होके, तो वो जो है बेकर्स की ब्रेड के बिना पूरे नहीं माने जाते थे। तो बेकर जो है पुराने पोर्टुगीज टाइम में वो एक स्ट्रेंज सी ड्रेस पहना करते थे, बहुत अजीब सी पिक्यूलियर सी ड्रेस थी, उसका नाम था कबाई। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, कबाई क्या है या व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेकर्स ड्रेस। तो हम बताएंगे कबाई है बेकर की ड्रेस का नेम। तो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग बिलो द नीज। ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो हमारे नीज यानी गोडे से थोड़ा सा नीचे होती थी। देन ये जो चैप्टर है टी फ्रॉम असम, ये लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। क्या नाम है? अरूप कुमार दत्ता। मैंने आपको पहले 2-3 बार कह चुका हूँ, चैप्टर और राइटर्स जो है पोइट्स और राइटर्स के नाम अच्छे से याद करना। अरूप कुमार दत्ता। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 2 फ्रेंड्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, जो वो हैं प्रांजल एंड राजवीर। वो ट्रेन से जा रहे हैं, असम जा रहे हैं। वो जो है दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो असम जा रहे हैं क्योंकि जो प्रांजल है उसके फादर की असम में एक टी एस्टेट है, वहाँ पर वो टी एस्टेट को देखने जा रहे हैं, असम में वो घूमने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो जो ट्रेन चल रही है उनकी, वो एक असम के एक स्टेशन पर रुक जाती है। वो दोनों बॉयज जो है एक स्ट्रीट वेंडर से, जैसे कि बेचने वाले से जो फिर फिर के बेचते हैं उसको कहते हैं वेंडर। वेंडर से जो है एक वो दोनों चाय ले लेते हैं। वो दोनों जब चाय को पीना शुरू करते हैं, वो नोटिस करते हैं कि उनके अपार्टमेंट में अधिकतर लोग चाय का आनंद ले रहे होते हैं, चाय को पी रहे होते हैं। तो जो राजवीर है, राजवीर को उसके बारे में, राजवीर ने कभी टी एस्टेट्स वगैरह इतने देखे नहीं थे, जबकि प्रांजल जो है वो तो खुद ही टी एस्टेट्स के बीच रह रह के वो पला बड़ा है। तो इसमें ये बताया जाता है कि राजवीर ने बहुत ज़्यादा जैसे स्टडी करके आया था, वो अपना पढ़ के आया था, काफ़ी बुक्स पढ़ा करता था राजवीर। जब वो दोनों ट्रेन में बैठे हैं, वो चाय पी रहे हैं उसके साथ, उसके बाद जो है प्रांजल, उसने ना अपनी एक डिटेक्टिव स्टोरी की बुक निकाली और वो पढ़ने बैठ गया। जो इसमें बताया गया है कि राजवीर भी जो है उसको भी बहुत शौक था डिटेक्टिव स्टोरी बुक्स पढ़ने का, बट आज उसके लिए वो पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आज वो एक बहुत ज़्यादा नई चीज़ देखने जा रहा था, बहुत ज़्यादा जैसे उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी टी एस्टेट्स को देखना। तो राजवीर जो है बाहर के सीन्स एंजॉय करने को ज़्यादा प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द डिटेक्टिव बुक्स। उसके बाद जो है राजवीर वो बाहर के सीन्स को देखता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बुक्स की बजाय बाहर के सीन्स को देखना ज़्यादा प्रेफर करता है। जब ट्रेन स्टेशन छोड़ती है तो वही प्रांजल उसको बुक्स पढ़ने लग जाता है, बट राजवीर बाहर की साइड देखता है। राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि बाहर देखकर बहुत सारे टाइनी बुशेस हैं, जहाँ तक आंखें देख सकती हैं दूर दूर तक हरे हरे छोटे छोटे टी के बुशेस दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। और उनके बीच में जो है राइटर कंपेयर करते हैं डोल से, जो जैसे उसमें बीच में लेडीज़ होती हैं जो टी लीव्स को प्लग कर रही होती हैं, राइटर कंपेयर्स देम विद डोल्स। तो वो देखते हैं कि बीच में डोल्स टाइप हैं जो जो उसको प्लग कर रही हैं टी टी लीव्स को। ठीक है, तो राजवीर को डोल लाइक क्रिएचर्स दिखते हैं। उसके बाद जो है राजवीर प्रांजल से बात कर रहा है। राजवीर उसको बताता है कि जो जिस हिसाब से मैंने बुक्स में पढ़ा है, तो टी के ओरिजिन के बारे में 2 लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मतलब कथाएं हैं, 2 मान्यताएं हैं कि टी कैसे ओरिजिन हुई, टी कैसे आई, उभर के कैसे आई। तो उसका पहला तो माना जाता है कि ये चाइनीज़ ओरिजिन है टी का। एक बार क्या था, एक बार एक चाइनीज़ राजा था, वो हमेशा पानी को उबाल कर पिया करता था। एक दिन जब वो पानी उबाल रहा था तो कुछ तिनके, मतलब कुछ जैसे कि ना ट्विग्स कहा गया है इसमें, तो कुछ ट्विग्स उसके पानी में गिर जाते हैं। तो फिर जब वो उस पानी को पीता है तो उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है पानी का।
तो उसके बाद पता चला था कि वो जो ट्विग्स थे वो टी प्लांट के ट्विग्स थे, इसलिए उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इससे कहा जाता है कि टी की डिस्कवरी हुई। और एक और कथा के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एक बार एक बुद्धिस्ट मोंक थे, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आती थी ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेट करते करते उनको नींद आती थी। इस बात पे गुस्सा होकर उन्होंने अपने आईलिड्स काट डाले। अपने जो है आईलिड्स पलकें होती हैं, इनको काट दिया। और ये कहा गया कि उन पलकों से 10 नए टी के पौधे, टी के प्लांट्स उगाए। तो वही जो है चाय के पौधे, जिससे आजकल चाय बनाई जाती है। तो ये एक इंडियन लेजेंड है। ठीक है। तो ये कुछ लेजेंड्स थी जो कहती हैं कि चाय ऐसे बनी, चाय ऐसे बनी। और ये भी कहा जाता है कि चाइना में चाय 5000 साल पहले बनी और यूरोप में तो सिर्फ 400 साल पहले आई है। तो इससे कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टी वॉज यूज एज ए मेडिसिन। लेकिन जो भी हो, सबसे पहले टी वॉज यूज एज ए मेडिसिन, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग इट एज ए बेवरेज, वी आर यूजिंग इट एज समथिंग एडिशनल, बट अर्लियर इट वॉज यूज एज अ मेडिसिन ओनली। ट्रेन रीच एट मरीनी जंक्शन। जो ट्रेन है वो मरीनी जंक्शन पर पहुंची, जहां पर उनको उतरना था। तो जो दोनों बॉयज़ थे वो ट्रेन से बाहर आए। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे उनको लेने के लिए खड़े हुए थे पहले से ही। तो उन्होंने उनको बॉयज़ को लेकर वो अपनी कार में चले जाते हैं। तो रास्ते में भी राजवीर जो है काफ़ी सारे टी बुशेस देख रहा होता है। रास्ते में राजवीर जैसे पूरे रास्ते देखता ही आया, बट जब वो प्रांजल के फादर की कार में बैठकर जा रहे हैं उनके टी एस्टेट में, तब भी राजवीर जो है बाहर के टी एस्टेट्स को देख रहा है और देख रहा है कि कैसे वुमेन जो है लीव्स को प्लक कर रही हैं। तो वो देखता है कि उनके पास बैम्बू बास्केट्स है। दे रीच द ढेकियाबारी ड्राइव। ढेकियाबारी टी एस्टेट जो है वो राजवीर के फादर का टी एस्टेट था। ये नाम आपको पूछा जा सकता है, ढेकियाबारी टी एस्टेट। जो राजवीर के फादर का जो है टी एस्टेट के नाम था वो था ढेकियाबारी टी एस्टेट। तो फिर जो है राजवीर की कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि उसके फादर को, प्रांजल के, कि राजवीर जो है बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करके आया है। होमवर्क इन द सेंस कि वो बहुत अच्छी बुक्स पढ़ के आया है, जहाँ उसको घूमने जाना है उसकी काफ़ी अच्छे से वो नॉलेज लेकर आया है। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके फादर कहते हैं कि अब तुम बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हो, मुझे लगता है तुमने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। फिर वो जो है राजवीर कहता है कि जी हाँ, मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ और भी आपसे बहुत कुछ सीख कर जाऊँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर को लिखा है वल्लिकान ने, VALLIKANNAN। जो हमने ये नोट्स बनाए हैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। और इस PDF का जो पासवर्ड होगा वो आपको वीडियो में यहीं कहीं आगे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसका नाम है वल्ली। उसका पूरा नाम जो है वो है वल्लियमई, VALLIMMAI। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये तो राइटर का नाम है, बट 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, जो 8 ईयर ओल्ड गर्ल है उसका नाम है वल्ली। शॉर्ट में कहते हैं इसको वल्ली। इसका पूरा नाम है WALLIMMI। इसको हम याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, वल्ली अम्मा आई। ओके, शी वॉज कॉल्ड वल्ली इन शॉर्ट। तो उसका कोई प्लेमेट नहीं था उसकी एज का, उसके गली में, उसके मोहल्ले में उसके साथ का कोई बच्चा नहीं था जो उसके साथ खेले। तो वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपने गेट दरवाजे पर खड़ा होकर बिताती थी। वो देखती थी कि जो कोई आ जा रहा है, बस उनको देखती रहती थी खड़े होकर। तो जो है वहाँ उनके विलेज में से एक बस गुजरा करती थी। उस बस को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी, फैसिनेट हुआ करती थी। और उसकी बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होती थी वो उस बस को देखकर, कि उसकी इच्छा थी कि कभी ना कभी वो भी उस बस पर राइड करे। उसकी बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर थी कि वो उस बस पर राइड करे। तो उसके लिए उसने काफ़ी सारे अपने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। अब उसने क्या क्या प्लान्स बनाए, ये हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। अब उसने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। वो लोगों को सुना करती थी, हर्ट टू पीपल, शी हर्ट टू पीपल जो कि अक्सर उस बस से जाया करते थे। वो उन लोगों की बातें सुनती थी जो उस बस से जाया करते थे, और ऐसे उन लोगों की बातें सुन सुन के उसने कुछ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी कर ली थी। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो बस है उसको आने जाने में 45 मिनट्स लगते हैं वन साइड के।
वन साइड का जो फेयर है वो है 30 पैसे। तो ऐसे कर करके लोगों की बातें सुनकर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर ली थी। उसके बाद उसने अपने पैसे बचाने शुरू कर दिए। उसने इसमें चैप्टर में बताया गया है कि उसने जो विलेज फेयर में उसने काफ़ी सारे अपनी जैसे इच्छाओं को उसने दबाए रखा। उसने ना तो कोई उससे फेरी रेट पे जैसे कि होता है ना झूले लिए, ना तो उसने कोई झूले लिए विलेज फेयर में, ना उसने कोई अपना सामान खरीदा। तो ऐसे करके उसने कुछ पैसे बचा लिए जिससे वो बस का किराया जमा कर सकी। एट लास्ट एक स्प्रिंग का दिन था जब वली ने बस की राइड करने की ठान ली। जब उसने बस पर चढ़ना था, सीधा जाना था उसने बस में। शी वॉज ऑल अलोन, वो सिर्फ अकेली थी। कंडक्टर था जो उस बस का, वो एक बहुत ज़्यादा दयालु, ही वॉज अ वेरी काइंड एंड वी कैन से जॉली पर्सन। बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप का बंदा था वो। तो उसने लिटिल गर्ल को चढ़ने के लिए हेल्प करने के लिए कहा, बट द जो वली थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छे से मैं अपने आप को मैनेज कर सकती हूँ। तो फिर जो इस इंसिडेंट के बाद से कंडक्टर को पता चल जाता है कि इस गर्ल में तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। वो पूरे रास्ते जो है वल्ली को एज अ मैडम रेफर करता है, पूरे रास्ते वल्ली को कहता है मैडम। अब वल्ली जो है एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी बस राइड का हर एक क्षण जो है एंजॉय करके बिताती है। तो वो देखती है एक काव जा रही थी रास्ते में से, जिसकी टेल ऊपर हवा में जैसे खड़ी थी। और वली फॉर वली इट वॉज अ वेरी फनी साइट। वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। जो सारे बस के लोग होते हैं वो वली को देखने लग जाते हैं। वल्ली के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी, क्योंकि वो घर से बाहर ज़्यादा निकला ही नहीं करती थी। तो इसलिए वल्ली सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। तो जब उनकी बस जो है टाउन में पहुंच गई, उसके बाद सारे पैसेंजर्स नीचे उतर गए, लेकिन वल्ली नहीं उतरी क्योंकि उसे उसी बस से वापस भी जाना था। तो कंडक्टर ने उसे ऑफर किया कि वहाँ से जूस ले ले तू भी। कंडक्टर ने उसे ऑफर किया कि वहाँ से मैं तुझे जूस लेकर दे सकता हूँ, बट वली ने उसके लिए भी रिफ्यूज़ कर दिया। वली ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए सारा टाइम शी बिहेव लाइक यंग, नो आई डोंट से यंग, शी बिहेव लाइक अ एल्डर वुमन। उसने एक अच्छे से मैडम की तरह बिहेव किया। तो उसके बाद कंडक्टर ने उसे वली ने कंडक्टर को मना कर दिया उसके ऑफर के लिए। जब बस वापस चलने के लिए शुरू हुई तो कुछ और अच्छी अच्छी साइट्स थी। वली ने देखा कि वही जो यंग काऊ जो उन्होंने अपने रास्ते में देखी थी, वही यंग काऊ अब वहाँ पर डेड पड़ी हुई थी। ये देखकर वल्ली बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वल्ली को अच्छा नहीं लगा ये देखकर। इस इंसिडेंट के बाद से वल्ली ने बस से बाहर बिल्कुल भी नहीं देखा और वो आराम से बैठ गई। जैसे पहले तो वो कूद रही थी, कोई इंसिडेंट देखकर वो खुश हो रही थी, बट इसके बाद से वल्ली को अच्छा नहीं लगा और फिर वो ऐसे ही अपने बैठकर आराम से आ गई। उसके बाद जब बस जो है वल्ली के विलेज पहुंची तो वल्ली भागते हुए सीधा अपने घर पर गई। उसने देखा कि उसकी मदर को तो बिल्कुल भी जैसे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कुछ करके भी आई है, कहीं गई भी थी। वो तो सिर्फ अपनी एक नेबर आंट के साथ जो है बातें करने में लगी हुई थी। तो इससे पता चलता है कि जो है वल्ली अपनी मदर को बिना बताए गई थी। और चैप्टर में ये भी बताया गया है कि वल्ली जो है दोपहर के टाइम उसने चुना था, क्योंकि उस टाइम ना तो ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं और सबसे बड़ी बात दोपहर के टाइम उसकी मदर का सोने का टाइम होता है। इस वजह से जो है वल्ली बाहर घूमने जाती है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का नाम था मैडम राइड्स द बस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, द सरमन एट बनारस। जो ये चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इट इज रिटन बाय बेटी रेनशो। बेटी BETTYRENSHAW, बेटी रेनशो। इस चैप्टर में गौतम बुद्धा के बारे में बताया गया है जो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। दिस चैप्टर जो है एक हमें ब्रीफ स्केच देता है गौतम बुद्धा का। तो हमें सबसे पहले गौतम बुद्धा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। गौतम बुद्धा जो थे एक प्रिंस थे और वो जो है उनको स्कूलिंग के लिए, हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्कूलिंग के लिए भेजा गया था। मतलब उन्होंने हिंदू ग्रंथ पढ़े थे अपने स्कूल के टाइम में जब वो 12 साल के थे। तो जब वो 16 साल के हुए उनकी शादी कर दी गई। तो पहले के ज़माने में ऐसे ये चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी। तो जब गौतम बुद्धा 16 साल के थे तो उनकी मैरिज कर दी गई। तो वो अपने जो है मतलब अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो है 10 साल तक रहे। उसके बाद जब वो 25 साल के हो गए, 25 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा मिजरीज हैं वर्ल्ड में। ही सो अ सिक मैन, देन अन एज्ड मैन,
ही सो अ फंडल प्रोसेसन। तो उसने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी। उसने शी सो मैन बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब दान, ALMS। तो उसने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रिंस था। तो प्रिंस के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रिंस तो ऐसे होता, कभी उसे दुख ही नहीं देखने दिया गया था। तो इस चैप्टर को, जो आपका 9th में चैप्टर था द हैप्पी प्रिंस, उसके साथ कुछ रिलेट किया जा सकता है। तो उसके लिए काफ़ी नई चीज़ थी ये, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सब देखकर। तो उसने क्या किया, उसने शपथ ली, उसने कसम खाई। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गया। उसने कसम खाई कि वो तब तक नहीं उठेगा जब तक उसको एनलाइटमेंट नहीं हो जाती, मतलब जब तक उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो उसने कुछ 7 सालों तक वो इधर उधर भटकता रहा। तो एट लास्ट ही सैट अंडर अ ट्री। उसके बाद उसको एट लास्ट एनलाइटमेंट केम टू हिम। द ट्री जो है उसको नाम दिया गया है द बो ट्री। बो ट्री का मतलब द ट्री ऑफ विजडम। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। बो ट्री, बो ट्री द ट्री ऑफ विजडम। नाउ सिद्धार्थ बिकेम नोन एज गौतम बुद्धा। जो सिद्धार्थ गौतम था पहले उसका नाम, अब उसका नाम पड़ गया गौतम बुद्धा। तो सरमन एट बनारस। अब सरमन का मतलब क्या है? सरमन का मतलब होता है उपदेश। जो गौतम बुद्धा थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है बनारस में दिया, बनारस के शहर में दिया। तो उनका नाम पड़ गया, तो उसको कहा जाता है द सरमन एट बनारस। द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। ड्यूरिंग हिज this sermon he told an anecdote of a woman किसा गौतमी। तो इस इंसिडेंट में वो किसा गौतमी एक लेडी थी, उसके बारे में बताया जाता है। तो जो किसा गौतमी थी, मैं आपको बताता हूँ उसकी स्टोरी क्या थी। किसा गौतमी का सिर्फ एक ही बेटा था। तो जो है उसका बेटा जो होता है वो मर जाता है। किसा गौतमी फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, एकदम भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि मेरा एक ही बेटा था, वो तो उसकी तो डेथ हो गई। अब वो जगह जगह भटकती फिरती है कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दो कि जिससे मेरा डेड बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। तो ऐसे ही भटक रही होती है। फिर एक बंदा जो है उसको बता देता है कि तुम गौतम बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हें ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो फिर जब वो गौतम बुद्धा के पास जाती है, गौतम बुद्धा उसको बहुत समझाते हैं कि जो है, जो बंदा जैसे आया है तो डेथ तो होनी ही होनी है। लेकिन गौतम बुद्धा चाहते थे कि उसे प्रैक्टिकली समझाएं। तो गौतम बुद्धा उसे कहते हैं कि तुम किसी ऐसे घर से मुझे सिर्फ एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स ला के दो। किसी ऐसे घर से मुझे मस्टर्ड सीड्स ला के दो। क्या ला के दो? मस्टर्ड सीड्स ला के दो, जहां पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो। अब किसा गौतमी जाती है फिरती है किसी किसी के घरों में कि मुझे ऐसे क्या, वो पूछती है कि आपके घर में कभी किसी की डेथ हुई है? तो फिर वो ऐसे सब जान के उसको पता चलता है कि सारे कहते हैं ऐसा तो कोई घर नहीं था जिसमें कभी किसी की डेथ ही ना हुई हो। तो सारे ये बात कहते हैं कि जीने वाले तो हम बहुत कम हैं, मरने वाले ही ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो मर चुके हैं, जीने वाले तो हम ही बहुत कम हैं। तो फिर गौतमी को फिर भी अभी समझ नहीं आता, गौतम बुद्ध जो उसे समझाना चाह रहे होते हैं। तो जब वो ऐसे घूम घूम कर थक जाती है, थक कर बैठ जाती है, वो एक स्ट्रीट पर बैठ जाती है। वहाँ पर देखती है कि लाइट्स होती है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही होती हैं। उनकी फ्लिकरिंग को देखकर किसा गौतमी जो है उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो लाइक दीज फ्लिकरिंग लाइट्स। ह्यूमन की लाइफ इसी तरह फ्लिकर करती रहती है। जो लाइट एक बार जली है उसे कभी ना कभी तो बंद होना ही है। जो बंदा एक बार उसने बर्थ लिया है तो उसे कभी ना कभी तो मरना ही है। ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा साधु भी नहीं ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा तपस्या की है, जिसने बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन की हो, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बंदा हमेशा के लिए जिंदा रहे। किसी हर हमें सबको हमेशा कभी ना कभी तो डेथ का भी सामना करना पड़ता है। तो इस सब से जो है किसा गौतमी को रियलाइज होता है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, हाउ सेल्फिश आई एम, कि मैं तो अपने दुख में पागल हुई जा रही हूँ, कि डेथ तो सबको आनी ही है। तो इससे उसको रियलाइज हो जाता है कि जो फिर बुद्धा, जो गौतम बुद्धा है, वो इस रिलेटेड टू दिस स्टोरी वो लोगों को समझाना चाहते हैं कि किसी की डेथ के ऊपर शोक मनाना ये तो बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू ग्रीव ओवर समवंस डेथ। तो यही इस चैप्टर का जो थीम है, इट इज़ फुलिशनेस टू ग्रीव ओवर समवंस डेथ। हमसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर द सरमन एट बनारस। इसका जो थीम है वो है ये, इट इज़ फुलिश टू ग्रीव ओवर समवंस डेथ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है लास्ट चैप्टर हमारा इस प्रोज सेक्शन का, द प्रपोजल। ये जो चैप्टर है प्रपोजल, इट इज़ रिटन बाय एंटोन चेखोव। एंटोन, यू आर स्पेलिंग CHEKOV, चेकोव।
इट इज़ रिटन बाय एंटोन चेखव। तो एक वन एक्ट प्ले है, ये एक कॉमेडियन प्ले है। इसमें जो एंटोन चेखव है इसके राइटर हैं। इस चैप्टर में चुबुकोव जो है नटालिया, एक लेडी है नटालिया, उसके फादर है चुबुकोव, और उनका एक नेबर है जिसका नाम है लोमोव। इनके पूरे नाम है, बड़े नाम है, तो हम इनको पूरे चैप्टर में बट शॉर्ट नेम से ही इनको जैसे संबोधित करेंगे, इनको शॉर्ट नेम से ही बुलाएंगे। तो क्या होता है, एक बार लोमोव जो है चुबुकोव के घर पे आता है, तो चुबुकोव भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसको देख के। लेकिन लोमोव जो है इवनिंग ड्रेस में आता है, काफ़ी सज धज के आता है। चुबुकोव पहले तो सोचता है कि ये जो लोमोव है ये मुझसे पैसे मांगने आया है, लेकिन फिर वो मन ही मन अपने सोच लेता है कि हाँ ये पैसे तो मांगने आया है लेकिन मैं इसे पैसे दूंगा नहीं। तो फिर जब लोमोव जो है उसको बताता है कि लोमोव उसको बताता है कि नहीं, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ, मतलब मैं उसको मैरिज का प्रपोजल देने आया हूँ। आई एम हेयर टू प्रपोज नटालिया फॉर मैरिज। तो वो ये बात सुन के चुबुकोव जो है नटालिया के फादर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। लोमोव भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ चुबुकोव के फादर को तो ये जो है प्रपोजल जो स्वीकार है, मुझे नटालिया को मनाना है। लोमोव ऑल्सो बिकम्स ओवर एक्साइटेड। तो वो सोचने लग जाता है कि नटालिया और उसकी लाइफ कैसी होगी। वो लकी समझता है अपने आप को कि उसकी जो शादी है नटालिया के साथ हो रही है। नटालिया जो है काफ़ी गुड लुकिंग भी है और अच्छा खाना भी बना लेती है, और वो ये सोचता है कि मैं तो काफ़ी उम्र का हो चुका हूँ। जो लोमोव है वो 35 ईयर्स का हो गया था, तो 35 ईयर्स के लिए मतलब शादी होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी एज में। तो लोमोव के लिए ये अच्छी बात थी कि उसकी चुबुकोव की हाँ हो गई थी। तो जब नटालिया आती है वो उससे वही सवाल पूछती है कि तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है। इवनिंग ड्रेस मतलब काफ़ी, इसमें बताया गया काफ़ी अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है। तो जो है वो नटालिया से पूछ लेते क्या तुम किसी आर गोइंग टू एनी बॉल और समवेयर एल्स। भी आप बॉल का मतलब होता है अ शॉर्ट पार्टी, कि क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो। तो लोमोव जैसे बिफोर लोमोव टोल्ड नटालिया कि वो पहले उसको प्रपोजल के बारे में बताता, ही स्टार्टेड टेलिंग हर दैट कि जो है लोमोव्स और चुबुकोव्स का बहुत पुराना नाता है। ऐसे अपनी और बातें करने बैठ गया उससे पहले कि वो प्रपोज करता। तो उसकी उन बातों बातों में लोमोव के मुंह से निकला कि माई ऑक्सन मीडोज टच योर बीच वुड्स। तो लोमोव के मुंह से निकल गया कि माई ऑक्सन मीडोज टच योर बीच वुड्स। ऑक्सन मीडोज जो है, जैसे उनकी एक ज़मीन थी, विवादित ज़मीन थी, उस पर विवाद था दोनों का, चुबुकोव्स और लोमोव्स का। तो इसी बात पर नटालिया को गुस्सा आ जाता है कि तुमने कहा कि अभी भी ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं, बट ऑक्सन मीडोज तो हम चुबुकोव्स के हैं। तुमने तो, तुम्हारे तो है ही नहीं लोमो, जो तुम अपने आप को दावा कर रहे हो कि जो ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं। बट नटालिया इस बात पे उसको अपोज करती है। तो इससे जो है एक बहुत ज़्यादा उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चलता है काफ़ी लंबा कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं, चुबुकोव्स के हैं या लोमो वो चुबुकोव्स के हैं या लोमोव्स के हैं। तो चुबुकोव्स जो है आ जाता है। फिर उसके बाद वो लोमोव और नटालिया थे अभी तक सीन के अंदर। लोमोव और नटालिया के अभी तक बीचवुड नहीं, ऑक्सन मीडोज, क्या नाम था, ऑक्सन मीडोज के पीछे उनकी लड़ाई हो रही थी। तो चुबुकोव जब आता है सीन में, वो देखता है कि उनसे उससे बात होती है, वो दोनों जैसे पूछते हैं कि बताओ ऑक्सन मीडोज किसके हैं। तो चुबुकोव जो है वो साइड लेता है नटालिया की, कहता है नहीं लोमोव, वो जो ऑक्सन मीडोज हैं वो तो हमारे ही हैं, तुम तो झूठ बोल रहे हो। बट लोमोव फिर भी नहीं मानता। तो लोमोव जो है वो चीखने लग जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक जैसे लड़ाई का माहौल बना लेती है। तो जो है लोमोव चुबुकोव को एक लैंड ग्रैबर कहता है कि तुमने तो हमारा लैंड छीन लिया। तो बहुत ज़्यादा जैसे एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अब्यूजेस गेट एक्सचेंज्ड, ये वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया हुआ, लॉट ऑफ अब्यूजेस गेट एक्सचेंज बिटवीन देम। तो बहुत ज़्यादा वो फाइट का माहौल बन जाता है। ड्यू टू दिस आर्ग्यूमेंट लोमोव जो है वो उनके घर से बाहर निकल जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि उनकी जो है उसके पीछे लड़ाई हुई थी ऑक्सन मीडोज के पीछे, अभी देखना आगे और लड़ाई होगी। पर्पज ऑफ लोमोव्स विजिट, चुबुकोव जो है, चुबुकोव फिर उसको नटालिया को बताता है कि यार तुमने तो अब इसके साथ लड़ाई होगी अपनी, लेकिन ये तो जो है तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेके आया था। तो फिर नटालिया इस बात पे बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, हाँ ये गलत कर दिया मैंने। फिर वो कहती है चुबुकोव को कि जाओ फादर जाओ और आप उसको बुला के लाओ वापस लोमो को। तो जो है चुबुकोव जाता है और लोमोव को वापस बुला के ले आता है। उसके बाद वो लोमोव जो है एग्री कर जाता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं मान लिया, जो तुम्हारे ये ऑक्सन मीडोज हैं ये तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। ठीक है, इस बात पे उनकी वो बात खत्म हो जाती है। उसके बाद वो वैसे ही फिर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। इस बात में जो है लोमोव कहने लगता है कि मैं 125 रूबल्स का 125 रूबल्स का एक डॉग लेके आया था, बहुत अच्छा डॉग था वो। बट फिर इस बात पे नटालिया उसको अपोज करती है, नहीं तुमने बहुत ज़्यादा ऐसे ही खर्चा किया कि मैं तो अपने फादर से
80 रूबल्स का एक डॉग लेके आई थी, मेरा डॉग ज़्यादा अच्छा है। तो जो है लोमोव के डॉग का नाम है गेस, और जो है नटालिया के डॉग का नाम है स्क्वीज़र। लोमोव के डॉग का नाम क्या है? गेस, और नटालिया के डॉग का नाम क्या है? स्क्वीज़र। स्क्वीज़र। लोमो नटालिया के डॉग का नाम क्या है? स्क्वीज़र। तो वो दोनों इस बात पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि किसका डॉग बेटर है, किसका नहीं। तो लोमो सडनली फॉल्स टू द ग्राउंड, तो वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है। नटालिया जो है सोचती है कि ये तो डेथ हो चुका है, ये तो मर चुका है। लेकिन लोमो सडनली रिवाइव होना स्टार्ट हो जाता है, इन द सेंस कि उसको जैसे होश आने लग जाता है। तो चुबुकोव समझ गया था कि इनकी लड़ाई अब दोबारा बढ़ने वाली है। वो बीच में से उनको इंटरप्ट कर देता है, चलो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, बस ठीक है। वो ऐसे कह के कह देते हैं शैम्पेन जलाओ जल्दी से, इनका प्रपोजल मान लिया गया है। तो इन दिस वे नटालिया की हाँ भी हो गई, और कभी उसे प्रपोजल दिया भी नहीं गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, और कैसे किया गया। तो इसमें जो है हम ये बताएंगे कि प्रपोजल तो उसने कभी दिया ही नहीं नटालिया को, नटालिया से तो उसकी बात ही नहीं हुई। लोमोव की बात चुबुकोव से हुई, और चुबुकोव की बात जो हुई नटालिया से हुई। तो इसमें हम ये लिखेंगे, एक बहुत ज़्यादा कैची लाइन लिखी जा सकती है कि यस, नटालिया एक्सेप्टेड द प्रपोजल, बट द प्रपोजल वॉज नेवर मेड टू हर डायरेक्टली। प्रपोजल उसको डायरेक्टली नहीं दिया गया, बट फिर भी नटालिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इन द एंड दे एग्रीड टू मैरी, दे बोथ एग्रीड टू मैरी, एंड दे ऑल वर हैप्पी इन द एंड। तो यहाँ पर इस चैप्टर का भी एंड होता है। तो हमने ये पूरे फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन पूरा ख़त्म कर लिया है इस वीडियो में, ठीक है। इसके नोट्स जो है, ये पूरा माइंड मैप है आपके पूरे प्रोज सेक्शन का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसकी PDF डाल दूंगा। आप इसको प्रिंट करवा लेना, या जैसे भी इसको पढ़ सकते हैं, आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। अगर ये वीडियो में आपको वैल्यू लगी, अच्छा लगा, सारा समझ में आया, तो इसे लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की वन शॉट वीडियो आएगी। थैंक यू वेरी मच।